आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फर्स्ट लॉ न्यूटन की पढ़ा है, सेकेंड लॉ न्यूटन की पढ़ा और थर्ड लॉ आपने न्यूटन की पढ़ा है। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, अब 11th क्लास में आपको वही पढ़ना है, लेकिन थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ना, थोड़ा उसका बड़ा स्वरूप हो जाता है, थोड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले जो अर्लियर आपने किया है उसमें थोड़े से मैंने आपके लिए काम किया है, इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, आप एक बार समझते हैं। और आज आपके बहुत टाइम नहीं लेंगे, हम शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है फोर्स, जो आप छोटे बच्चे में पढ़ते थे कि एक बॉडी है, यहाँ पे कोई एक बॉडी है और इस पे हो सकता है कि फोर्स बहुत सारे लग रहे हो और ये मूव ना कर रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये बॉक्स को आप मान लो कि ये अर्थ की सरफेस है, इस पे रखी है, या आप मान लो एक टेबल है, इस पे रखी है। तो टेबल रखी है तो यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल फोर्स यानी इसका सतह जो रिएक्शन लगा रहा है वो है, और नीचे ये mg इसका वेट ये लग रहा है, ये ऐसे आप लिख सकते हो, mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो आप देखो ये इस आप ये टेबल पे मान लो या अर्थ पे मान लो। ठीक है, तो ये क्या है, जितना इसकी वेट है उतना ही ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे आप अगर रिजल्टेंट फोर्स देखते हो तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप इसको वेक्टर साइन में लिख सकते हो, यानी नल वेक्टर यहाँ पे ये दे रहा है। ठीक है, यानी नेट फोर्स। तो फोर्स जो है, और आप बच्चे में ये भी पढ़े थे कि मैं ये इसको या तो मैं पुश कर सकता हूँ या फिर इसको मैं पुल कर सकता हूँ। तो पुल और पुश, ये यहाँ पे आप पुश लिख दो, पुश, और यहाँ पे पुल, ये क्या होता था, ये एक एजेंसी होती थी और इसको आप फोर्स कहते थे। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है आपके लिए यहाँ पे, फोर्स। Force may be defined as an agency, a push or a pull, which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or the direction of motion of a body. मान लो आपकी तरफ एक फुटबॉल आ रही है, तो आपने जरा सा अपने पैर को उसमें लगाते हो या उसको मारने की कोशिश करते हो, तो वो उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, या एक मूविंग ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रही, मूविंग बॉल आ रही है, तो आप उसको फोर्स एक्सर्ट करके उसको आप रोक सकते हो। ठीक है, या फिर उसके स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। एक आप धक्का उसको दो, एक पुश दो, तो वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, उसकी स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, या फिर उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो। आपने वेलोसिटी को चेंज की तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यही मैंने लिखा है, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। यहाँ लिखा है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्या क्या चेंज ला सकता है वो, फोर्स कैन चेंज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेकिंग इट टू मूव स्लोअर और फास्टर। जो मैंने आपको बताई कि आपकी तरफ एक बॉल आ रही है, ठीक है, वो अगर मान लो स्लोअर स्पीड से हो, आप इसको एक पुश दोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बदल सकती है, उस डायरेक्शन में भी जा सकती है, उस डायरेक्शन से अलग भी आपने इधर से फोर्स लगा दिया तो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, या फिर इसको आप इसके मोशन को अपोज करते हो, इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, इसको रेस्ट में भी आप ला सकते हो। तो वही कहा कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपके पास एक बलून है, ठीक है, आपने उस पर प्रेशर लगाया, एक फोर्स लगाया, तो आप उसके शेप को चेंज कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा आपने फोर्स लगाया तो वो टूट भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, यानी अ फोर्स applied on an object can produces 3 type of changes. First, वो क्या कर रहा है, स्पीड को आप बढ़ा सकते हो फोर्स से। दूसरा, उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, या उसके शेप को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये है आपके लिए मैंने लिखा है, जो आप छोटे बच्चे में भी पढ़े थे, एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल 384 to 3
to 9 BC, asserted that the natural state of a body is the state of rest. Everybody in motion tends to slow down and comes to rest. ये एरिस्टोटल का कहना था, ठीक है। According to Aristotelian law of motion, an external force is necessary to keep a body moving with a uniform velocity. आप जानते हो, however, Aristotle's view were proved wrong by Galileo. आप गैलीलियो को जानते हो, 1564 to 1642, ठीक है। About 2000 years later on, it was observed that the external forces were necessary to counter the opposing forces of friction to keep the body in uniform motion. If there were no friction, no external force would be needed to maintain the state of uniform motion of a body. जो मैंने आपको पहले बताया वो ऐसा ही है कि ये क्या है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, और आपने इस बॉडी को यहाँ से इसे ऐसे यहाँ से इस तरफ एक वेलोसिटी दी है, एक फोर्स लगाया है, उससे एक मोशन प्रोवाइड हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गई, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इस बॉडी को मोशन में रखने के लिए आपको एक हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की, एक एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो एक बार इसने मोशन स्टार्ट करी तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, ठीक है। वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग पढ़ेंगे तो भी वहाँ भी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो भी वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंसी होगी तो इसके मोशन को वो क्या करेगी, मेंटेन रखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर ये स्मूथ नहीं है, यहाँ पे ये रफ सरफेस है, तो एक बार मोशन शुरू हुई है वो तो स्लो डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे गैलीलियो की बात है तो गैलीलियो फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग लॉ ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी और अ पार्टिकल मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ है इनर्शिया। अब आप इनर्शिया समझते हो, ठीक है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर बॉडी, ये मान लो ये बॉडी जा रही है, इस पाथ पे जा रही है, तो ये v वेलोसिटी से जा रही है, तो अगर यहाँ पे इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये बॉडी उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू मोशन में रहेगी, ठीक है। इसकी स्पीड डिक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पे कोई ड्रैग फोर्स ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो वो ऐसे ही मोशन में चलेगी और जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे रहेगी। इसकी ये इनएबिलिटी है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये अपने खुद ब खुद ये रेस्ट में नहीं आ सकती। अगर ये रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अगर ये मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में रहेगी। तो ये आप वहां से समझते हो कि द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गैलीलियो, ठीक है, यह आप याद रखना। टाइप ऑफ इनर्शिया क्या होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई एक बॉडी है तो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। As for example, a person standing in a bus falls backward when the bus suddenly start moving forward. अब मान लो यहाँ पे एक बस है, ये जा रही है, ठीक है, और आप इसमें बैठे हो, ठीक है। तो ये बस अगर ये जा रही है तो ये वाला हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन
इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये जा रही है, अगर उसने ब्रेक लगाया है, अगर रेस्ट से सडन स्टार्ट हुई है तो ये क्या होगा, यही होगा एग्जांपल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी पोजीशन का क्या किस में बनाए रखना चाहती है, रेस्ट में बनाए रखना चाहती है। इसलिए जैसे ही बस में इंजन है और बस आगे जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी पे कोई इंजन नहीं है, ठीक है, वो हमेशा वो आप रेस्ट में बने रहना चाहते थे, तो हमेशा रेस्ट में ही बना रहना चाहते थे। तो बस के जो सीट पे आप बैठे हो, वो उसके कांटेक्ट में जो सीट है वो तो आपको आगे लेके जा रही है, लेकिन अपर बॉडी पार्ट जो है वो रेस्ट में ही बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो क्या होगा, आप बैकवर्ड जाते हो। ठीक है, यहाँ पे है इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी वैसे व्हेन अ मूविंग बस इज सडनली स्टॉप, अ पर्सन सिटिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड। क्योंकि इस टाइम क्या हो रही थी, ये तो बस यहाँ पे रेस्ट में थी, ये यहाँ पे V0 है, रेस्ट में थी, तो क्या हुआ, बैकवर्ड, वो जैसे ही स्टार्ट हुई बैकवर्ड आप गए। और यहाँ पे क्या है, बस जा रही है, अब बस जा रही है, उसने ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। अब जैसे ही अचानक ब्रेक लगाई तो बस में आप थे, तो आपकी ये सीट जो थी ये बस में ही लगी है, अटैच्ड है, आप उस पर बैठे हो, तो आप जा रहे थे, बस को ब्रेक लगी तो उसके व्हील्स पे ब्रेक लगी, वो रुक गई, रेस्ट में आ गई। लेकिन आपकी बॉडी क्या है, वो आप हमेशा अब यूनिफॉर्म मोशन ही चाहते हो, इसलिए क्या हो गए, सडनली फॉरवर्ड आपको वो आप झुक जाते हो, आप एक पुश मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ its direction of motion is called inertia of direction। मीनिंग इनएबिलिटी है, ये अपने आप अपने डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकती, या कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये इनएबिलिटी है, जब तक कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। जैसे एक फुटबॉल ऐसे हॉरिजॉन्टली आ रहा था, ठीक है, तो ये हमेशा मोशन क्या चाहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही करना। अगर यहाँ पे आपने एक फोर्स इसको इस तरफ लगा दिया तो ये बॉल क्या होगा, ये अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आपने एक फोर्स लगाया है, आप क्या हो, एक एक्सटर्नल एजेंसी हो, ये एक एक्सटर्नल फोर्स हो, ठीक है, ये अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, वही लिखा है। ऐसे आप बस का एग्जांपल भी ले सकते हो कि व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, अ पर्सन सिटिंग इन द बस experiences a force acting away from the center of the curved path due to his tendency to move in the original direction। अब बस जा रही थी, वैसे ही अब बस जा रही थी, उसने ये टर्न लिया है, अब टर्न लिया तो आप क्या थे, आप स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहे थे, और जैसे ही टर्न लिए ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, आपके कोई एक फोर्स नहीं लगा। अब वहाँ जो बैठे हैं, सीट है, वो आपकी पूरी बॉडी है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, उसके कारण क्या है, ये वो आपको एक कर्व पाथ पे ये एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, वही लिखा है मैंने कि व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, अ पर्सन सिटिंग इन द बस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ। तो आप बाहर की तरफ एक फोर्स इसमें लग जाता है, ठीक है, ड्यू टू हिज टेंडेंसी टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। आपका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, आपका ओरिजिनल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ पे था। ठीक है, यहाँ स्टार लगाइए, मैंने आपके लिए लिखा है कि मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इफ अ बॉडी हैज मोर मास इट हैज मोर इनर्शिया।